Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 12 September 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about Tapi Pipeline. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. Tapi Pipeline. इट स्टैंड्स फॉर तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। ये एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो तुर्कमेनिस्तान के गैल्किनिस गैस फील्ड को कनेक्ट करेगा विद फजीलिका इन पंजाब इंडिया। इट विल मूव वाया अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो इसी कारण से इसका नाम है तापी पाइपलाइन। चार देशों के नाम को मिला करके रखा गया है ये नाम। इस नेचुरल गैस पाइपलाइन की ओवरऑल लेंथ लगभग 1814 किलोमीटर होने वाली है और इसकी ओवरऑल कैपेसिटी होगी 33 बिलियन क्यूबिक मीटर। वंस इट इज डेवलप्ड तो इट विल बी सप्लाइंग अबाउट 33 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ नेचुरल गैस एनुअली। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा गैस यहाँ गैल्किनिस गैस फील्ड तुर्कमेनिस्तान से सप्लाई करके भारत पहुंचाया जाएगा। इसमें से कुछ हिस्सा अफगानिस्तान विड्रॉ करेगा और भारत और पाकिस्तान बराबर बराबर फिर नेचुरल गैस आपस में शेयर करेंगे। तो इस तरीके से दिस पाइपलाइन इज गोइंग टू बेनिफिट ऑल द थ्री कंट्रीज अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड इंडिया। तुर्कमेनिस्तान की अगर बात की जाए तो तुर्कमेनिस्तान इज हैविंग फोर्थ लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट इज रसिया। सिर्फ तुर्कमेनिस्तान ही नहीं, सारे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं पांचों के पांचों दे आर रिच इन एनर्जी रिसोर्सेज, चाहे वो यूरेनियम हो जाए, कोल हो जाए या नेचुरल गैस हो जाए। इसी कारण से इंडिया ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू मेंटेन गुड interaction with these countries, especially energy related relations with these countries, because they are energy rich while India is largely energy deficient. तो एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बनता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में भारत तापी पाइपलाइन कनेक्ट करना चाहता है फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान टू इंडिया। तापी पाइपलाइन से फायदे क्या होंगे? एनर्जी सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू कि भारत एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होगी काफ़ी हद तक। और ना ही सिर्फ इंडिया बट पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ मिलेगा। और एनर्जी इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल के लिए जरूरी है कि एनर्जी सप्लाई होती रहे। तो इन तीनों ही देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रमोट होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ तापी पाइपलाइन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली such pipeline projects या any such economic projects, it develops economic interdependence और उससे फिर रीजनल स्टेबिलिटी बढ़ती है। सैटरडे के न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैं आपको बता रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हॉस्टिलिटी इतना ज़्यादा होने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि इकोनॉमिक इंटरैक्शन लगभग ना के बराबर है। सिंस देयर इज नो economic interest associated in good ties between the two sides, that is why the relations are not that good. The point is कि दो या दो से ज्यादा देश अगर एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बनाते हैं तो उससे उन रीजन में रीजनल स्टेबिलिटी बढ़ती है, बिकॉज इन दैट केस इकोनॉमिक interests are at the stake, and that is why the member countries would not like to जनरेट अननेसेसरी हॉस्टिलिटी। तो हो सकता है पाकिस्तान भी अननेसेसरी टेररिज्म ना फैलाए भारत साइड में। जब उसको समझ आ जाएगा कि उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इट हेवली रिलाइज ऑन हैविंग गुड टाइज विथ इंडिया, अगर टेररिज्म फैलाएगा इंडिया जो है ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट को अबैंडन कर देगा, ऐसे अगर पाकिस्तान सोचना शुरू कर दे तो उससे सो सॉरी उससे कैसा हो सकता है कि रीजनल स्टेबिलिटी प्रिवेल हो सकती है। Economic interaction, economic interdependence is one precondition for regional stability. And that is why it can be hoped कि if Tapi pipeline is completed and becomes operational, then regional stability will also prevail between the three countries in this region, अफगानिस्तान पाकिस्तान एंड इंडिया। अगर करंट स्टेटस की बात की जाए तो तापी पाइपलाइन को तो कंसीव किया गया था 1990s में ही। With the beginning of 21st century तापी पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया था, बट अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किया जा सका है। अभी तक इसके कई सारे सेगमेंट्स में कंस्ट्रक्शन बाकी है। क्या प्रॉब्लम्स हुए, क्यों इतना डिले हो रहा है इंप्लीमेंटेशन में, वो भी जरा देखते हैं।
फंडिंग चैलेंजेस हैं। देखिए, तापी पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है, इसको कंप्लीट करने के लिए लगभग $10 बिलियन का खर्च आएगा। दैट इज द प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर हैज टू बी शोल्डर्ड बाय तुर्कमेनिस्तान इटसेल्फ, क्योंकि वही सप्लायर है, उसकी जिम्मेदारी है सप्लाई को पहुंचाना। और तुर्कमेनिस्तान टाइम टू टाइम इतना सारा फंडिंग एक बार में अवेलेबल नहीं करा पा रहा है, और इस कारण से प्रोजेक्ट जो है वो डिले होता जा रहा है। तो टाइम ओवररन हो रहा है, और इस कारण से कॉस्ट ओवररन भी हो रहा है। जब टाइम एक्सटेंड करेंगे आप, तो और ज्यादा पैसा लगेगा, एंड दैट इज बिकमिंग इवन अ बिगर चैलेंज, लीडिंग टू अ वीसीएस साइकिल। तो फंडिंग चैलेंजेस आर देयर, बट उससे भी बड़े चैलेंजेस हैं जियो पॉलिटिकल इशूज। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, मैंने आपको बताया कैसे इंडिया ने सार्क प्लेटफॉर्म को अबैंडन कर दिया आफ्टर उरी अटैक इन 2016। तो जो डिफरेंसेस हैं दोनों साइड्स के बीच में, टू मेजर बायर of natural gas with help of this Tapi pipeline. Both have differences, and that is why this geopolitical tensions between India and Pakistan has led to delay in implementation of this Tapi pipeline project. Security concerns. अफगानिस्तान के अंदर राइज ऑफ तालिबान इन द ईयर 2021, और तब से आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से काम रुक गया इस तापी पाइपलाइन का, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स इंडिया से थे जो इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे थे। तुर्कमेनिस्तान से कॉन्ट्रैक्टर्स थे, कंपनियां थीं, कंस्ट्रक्शन कंपनियां। ऑल ऑफ देम सडनली विड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान, क्योंकि दे हैड सिक्योरिटी थ्रेट। पता नहीं तालिबान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, क्या होगा क्या नहीं। तो इस सिक्योरिटी चैलेंज जो अफगानिस्तान में देखने को मिला आफ्टर राइज ऑफ तालिबान, उस कारण से ये प्रोजेक्ट काफी हद तक डिले हुआ। और पाकिस्तान में तो हमेशा ही सिक्योरिटी चैलेंजेस रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो टेररिस्ट ग्रुप्स आर वेरी एक्टिव, तो अलग अलग जगहों पे हमेशा ही थ्रेट रहता है कि कब बॉम्ब ब्लास्ट कर दें, कब अटैक कर दें, कब हॉस्टेज बना लें कॉन्ट्रैक्टर्स को, इंजीनियर्स को। तो इस कारण से ये जो प्रोजेक्ट है वो लगातार डिले होता जा रहा है। सिक्योरिटी कंसर्न्स, राइज ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान एंड active terrorist groups in Pakistan. These are the reason behind delay in implementation of the Tapi pipeline project. अभी करंट न्यूज क्या है? करंट न्यूज ये है कि तुर्कमेनिस्तान ने अपने साइड का जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट था उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और अब अफगानिस्तान ने कहा है कि वो भी दोबारा से शुरू करेगा इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को बिल्ड करना। तो अफगानिस्तान इज सेट टू बिगिन टू वर्क ऑन दिस तापी पाइपलाइन। पहले से भी थोड़ा बहुत काम किया है अफगानिस्तान ने, बट नाउ अफगानिस्तान विल रीबिगिन या अगेन बिगिन वर्क ऑन इट्स ओन साइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ तापी पाइपलाइन। तो अगर तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान अपना काम पूरा कर लेते हैं, तो एक मेजर चंक ऑफ दिस तापी पाइपलाइन वुड बी कंप्लीटेड। फिर भारत और पाकिस्तान, इंडिया में तो कुछ ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि फजीलका इज कम्प्लीटली एट द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये दोनों देश अपना अपना प्रोजेक्ट का हिस्सा पूरा कर लें, तो ओवरऑल द तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट वुड बी soon completed, and it will start benefiting supply of energy resources from Turkmenistan to these three countries, Afghanistan, Pakistan and India. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एक्सपेंशन ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially with respect to health segment. देखिए, जन आरोग्य योजना जो भारत सरकार की स्कीम है, इट इज वन ऑफ द टू सब कॉम्पोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। तो पहले आयुष्मान भारत स्कीम ही समझ लेते हैं, फिर आएंगे जन आरोग्य योजना पे, और फिर आएंगे करंट कॉन्टेक्स्ट पे। तो आयुष्मान भारत स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च किया था साल 2018 में। इसके अंतर्गत दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। तो भारत में सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे 1.5 लाख बेसिक हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे अंडर द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। ऐसा लक्ष्य रखा गया साल 2018 में कि 2022 तक 1.5 लाख बेसिक हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जैसे बुखार, सर्दी, खांसी, इन सब का इलाज करेंगे। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज जैसे कि वैक्सीनेशन वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा एट दिस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, विच इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। 1.5 लाख बेसिक हेल्थ केयर सेंटर्स बाय 2022।
काफी हद तक ये खोले जा भी चुके हैं। इसका जो दूसरा कंपोनेंट है आयुष्मान भारत स्कीम का, उसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अंतर्गत जो गरीब परिवार हैं, लगभग 10 करोड़ गरीब परिवार, और एक परिवार में आप 5 फैमिली मेंबर्स मान लीजिए, तो लगभग 50 करोड़ गरीब इंडिविजुअल्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द बॉटम पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो 10 करोड़ गरीब परिवार या 50 करोड़ गरीब इंडिविजुअल्स, विच आर 40% ऑफ द बॉटम पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, उनको 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया है पर ईयर पर फैमिली। यानी कि हर एक फैमिली के लिए एक जन आरोग्य कार्ड बनेगा, जो बनाया गया है 10 करोड़ परिवारों के लिए जन आरोग्य कार्ड। वो कार्ड एक हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करने में मदद करेगा फॉर ऑल द फैमिली मेंबर्स। तो मान लीजिए कि परिवार में 5 लोग हैं, उनमें से कोई भी बीमार पड़ जाता है जिसको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है, तो वो कार्ड लेकर के आप जा सकते हैं टू एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर एनी प्राइवेट हॉस्पिटल विच हैज इम्पैनल्ड इटसेल्फ अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और वहां जाकर के आप वो कार्ड दिखा करके फिर अपना कैशलेस ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो परिवार के अंदर 5 लोग हैं, ABCDE, पांचों को मिला करके एक कार्ड बन गया, जन आरोग्य योजना कार्ड। और उनमें से कोई भी बीमार पड़ता है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल्स विच आर इम्पैनल्ड अंडर जन आरोग्य योजना, वहां जाकर के आप अपना कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस जन आरोग्य कार्ड। तो दैट इज हाउ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज इंप्लीमेंटेड। 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली पर ईयर, कवरिंग 10 करोड़ पुअर फैमिलीज। इंडिविजुअल्स की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ individuals, poor individuals, which sums up to be about 40% of the bottom population, provides cashless treatment। बेनिफिशियरीज की आइडेंटिफिकेशन कैसे की गई? तो रूरल एरियाज में जो सेंसस कराया गया था 2011 वाला, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसके बेसिस पे, और अर्बन एरिया में क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं आप, लाइवलीहुड क्या है आपका, जैसे स्ट्रीट वेंडर, डोमेस्टिक वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन लेबरर्स, इन लोगों को इंक्लूड किया गया है अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, लिविंग इन द अर्बन रीजन। तो इस तरीके से 2 कंपोनेंट हैं आयुष्मान भारत स्कीम के। जो करंट न्यूज है दैट इज एसोसिएटेड विद दिस सेकंड कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। न्यूज ये है कि अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सारे सीनियर सिटीजन्स जो 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, विल बी इंक्लूडेड। यानी कि अब सारे सीनियर सिटीजन्स को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत बेनिफिट मिलेगा। तो मान लीजिए कि परिवार में 2 सीनियर सिटीजन हैं, तो एक सीनियर सिटीजन जन आरोग्य कार्ड बन जाएगा, जिसमें साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज दोनों का कंबाइंड तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा इन एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या एनी प्राइवेट हॉस्पिटल विच इज इम्पैनल्ड अंडर जन आरोग्य योजना। तो अभी तक तो सिर्फ पुअर लोगों को इंक्लूड किया जा रहा था इसमें। अब सीनियर सिटीजन्स 70 साल से जो ऊपर के हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो चाहे वो कितना भी अमीर परिवार हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, अगर आपके परिवार में 70 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं तो उनके लिए अब आप जन आरोग्य कार्ड बनवा सकते हैं, और अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उस जन आरोग्य कार्ड की मदद से आप उनका इलाज करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इन कैशलेस मैनर एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दैट आर इम्पैनल्ड अंडर जन आरोग्य योजना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है उन स्टूडेंट्स के लिए भी, नॉट जस्ट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम पर्सनल बेनिफिट पर्सपेक्टिव ऑल्सो, जिनके परिवार में 70 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन रहते हैं। 2 सीनियर सिटीजन है या 3 सीनियर सिटीजन है, सबका कंबाइंड तरीके से एक फैमिली में एक कार्ड बनेगा और 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होगा पर ईयर। ये जो डिसीजन लिया है भारत सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस में सीनियर सिटीजन्स को भी इंक्लूड करने का, दिस इज वन स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ अटेनिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि लॉन्ग रन में सब लोगों को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए, बट एक साथ तो उसको करना संभव नहीं है कंसीडरिंग द
रिसोर्स कंस्ट्रेंट, तो उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाएगा। और अभी इसमें सीनियर सिटीजन्स को इंक्लूड किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की अगर बात की जाए तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसको भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स मिल करके इंप्लीमेंट करेंगे और मिल करके इसका खर्चा बियर करेंगे। भारत सरकार के लेवल पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अलावा एक और स्कीम होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। आई होप यू रिमेंबर दैट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में सारा खर्चा भारत सरकार बियर करती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ खर्चा भारत सरकार और कुछ खर्चा स्टेट गवर्नमेंट्स। तो जन आरोग्य योजना में भारत सरकार 60% ऑफ द बर्डन बियर करेगी, बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिली स्टेट्स के लिए 90% कॉस्ट बियर करेगी भारत सरकार अंडर जन आरोग्य योजना। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर ई ड्राइव स्कीम which replaced FAME India scheme. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, especially with respect to infrastructure. क्या है न्यूज? भारत सरकार ने फैसला किया है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए एक नई स्कीम लेकर के आएंगे जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर ई ड्राइव स्कीम। पूरा नाम तो काफी लंबा है, उसको रटने की जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, इतना रटने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में रखिए, याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर ई ड्राइव स्कीम। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री। अगले 2 साल में लगभग 10,900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। पहले से भारत के अंदर एक स्कीम चल रही थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए जिसका नाम था फेम इंडिया स्कीम। नाउ पीएम ई ड्राइव विल रिप्लेस फेम इंडिया। प्रोविजंस क्या है पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंतर्गत? तो इंसेंटिव्स दिए जाएंगे 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक खरीदने वाले लोगों को। तो बायर्स विल बी गिवन इंसेंटिव, एन इंसेंटिव विल बी गिवन टू द बायर्स वाया ई वाउचर। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आप खरीदेंगे तो आपको एक ई वाउचर मिलेगा। वो ई वाउचर अलग अलग तरीके से फिर उसको आप इनकैश कर सकते हैं। तो ई वाउचर आपको मिलेगा, फिर उसको आपको डीलर को सबमिट करना होगा, वो उसको वैलिडेट करेगा। तो कुछ प्रोसेस है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि पीएम ई ड्राइव स्कीम आया है जो फेम इंडिया स्कीम को रिप्लेस करेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए है देश के अंदर। तो जो लोग भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे, 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक, उनको सरकार इंसेंटिव देगी, मॉनेटरी बेनिफिट देगी। और वो मॉनेटरी बेनिफिट सीधा सीधा कैश के फॉर्म में नहीं होगा, वो ई वाउचर के फॉर्म में होगा जिसको आप इनकैश कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई अबाउट पीएम ई ड्राइव स्कीम, लेकिन उसके अलावा और भी कई सारे स्कीम्स चला रही है भारत सरकार इन ऑर्डर टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 में लाई सरकार। इसके अंतर्गत टाइम बाउंड फैशन में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट किया जाएगा। दैट वाज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, जिसके अंतर्गत सरकार जो है अलग अलग सेंटर्स डेवलप करने की कोशिश कर रही है जहां पे आप अपनी कार की बैटरी को जाएं, जो डिस्चार्ज बैटरी है वो वहां पे जाएं और उसको एक्सचेंज कर ले विथ अ चार्ज्ड बैटरी। तो बैटरी जाकर के रिचार्ज करने के बजाय, वहां पे आप उसको इलेक्ट्रिक चार्ज करने के बजाय आप सीधा जाकर के बैटरी स्वैप कर लें। ऐसी भी फैसिलिटी डेवलप कर रही है सरकार अंडर बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। ई अमृत पोर्टल, ई अमृत पोर्टल बनाया भारत सरकार ने जिसपे आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि कैसे आप अपनी एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल बेस्ड कार को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रिक कार। मतलब कन्वर्ट मतलब वही कार कन्वर्ट नहीं होगी, एक्सचेंज कर सकते हैं और आपको उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, टैक्स बेनिफिट्स एंड ऑल, वो सब बताया जाएगा ई अमृत पोर्टल पे। उसके अलावा भारत सरकार की आप एजेंसी कह सकते हैं सिड भी, वो लेकर के आई है मिशन 50,000 ईवी फॉर इको इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत ईवी रिलेटेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड इको सिस्टम डेवलप किया जाएगा, जैसे चार्जिंग फैसिलिटी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी, ये सब डेवलप करने की कोशिश की जाएगी अंडर मिशन 50,000 ऑफ सिडबी। उसके अलावा भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जगह जगह पे
अलग अलग स्टेट्स में टैक्स रिलेटेड इंसेंटिव्स दे रही है, बेनिफिट्स दे रही है, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले। असम सरकार की अगर बात की जाए तो असम सरकार ने क्या इनिशिएटिव्स लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट करने के लिए? 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अडॉप्ट करने का लक्ष्य रखा है असम सरकार ने 2026 तक, कि 2026 तक 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे असम में। 1 लाख टू व्हीलर, 75,000 थ्री व्हीलर एंड 25,000 फोर व्हीलर। इनफैक्ट 2026 तक असम सरकार ने अपने लिए टारगेट रखा है कि जितने भी नए व्हीकल्स होंगे रजिस्टर, जितने भी नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी उसमें से 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होनी चाहिए। उसके अलावा असम सरकार ने यह भी लक्ष्य रखा है कि जितनी भी गवर्नमेंट रन बसेस हैं, पब्लिक बसेस, एएसटीसी वाली बसेस, वो या तो सीएनजी से चलेंगी नहीं तो इलेक्ट्रिक से चलेंगी। और अब आपको दिख भी रहा होगा गुवाहाटी में ज्यादातर बहुत सारी इलेक्ट्रिक बसेस दिख रही हैं। तो टारगेट है कि ये जितनी भी एएसटीसी वाली बसेस हैं या तो वो सीएनजी बेस्ड होंगी नहीं तो इलेक्ट्रिक बेस्ड होंगी। और आने वाले टाइम में लक्ष्य है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी इंसेंटिवाइज किया जाए कि या तो इलेक्ट्रिक बसेस चलाएं नहीं तो सीएनजी बसेस चलाएं। और लक्ष्य है ओवरऑल 2030 तक पूरा पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इलेक्ट्रिक बेस्ड हो जाए। साथ ही साथ सरकारी जितने भी व्हीकल्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो भी 2030 तक पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट हो जाए। उसके अलावा टैक्स रिबेट कई सारे दिए गए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, उनको काफी हद तक घटा दिया गया है। जो भी ऑटोमोबाइल पे सेल के ऊपर टैक्स लगाती है स्टेट गवर्नमेंट, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काफी सारा टैक्स रिबेट दिया है असम सरकार ने, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट मिले। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ऐसा आपसे मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है 15 मार्कर में। मैंने यहाँ पे पूरा डेटा वगैरह भी आपको दे रखा है, थोड़े से एडिशनल डेटा आप अपने लेवल पर ट्राई करें। फिर आप एक बार ये मेरा भी आंसर पढ़ें, यहां से आपको कुछ नए डेटा भी देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। तो जो हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे आंसर लिखिए और फिर मेरा आंसर भी एक बार पढ़ लीजिए, जस्ट टू ऑगमेंट योर नॉलेज। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्किल डिमांड सप्लाई गैप। स्किल जो रिक्वायर्ड है हमारे देश में, उसकी जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसमें काफी गैप है। मतलब जितना हमारे यहाँ पे वर्कर्स का स्किल लेवल है और जो इंडस्ट्रीज की डिमांड है उसमें काफी गैप है, उसको हाईलाइट करने की कोशिश की गई है इस आर्टिकल के अंदर। दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। हुआ क्या है करंट टाइम में वो देखते हैं। इजराइल और पैलेस्तीन की लड़ाई चल रही है। मेनली गाजा साइड में इजराइल इज बॉम्बार्डिंग पैलेस्तीन, क्योंकि अक्टूबर में हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर। ये कहानी तो आप जानते हैं। द पॉइंट इज कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन इन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्तीन, वेयर इजराइल इज कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्डिंग द गाजा रीजन ऑफ पैलेस्तीन। एक कन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन है जिस कारण से इजराइल ने बैन लगा दिया है। जब हॉस्टिलिटी चल रही है दो साइड्स के बीच में, तो इजराइल ने पैलेस्तीनियन वर्कर्स, जो पैलेस्तीन के मिस्त्री मजदूर, अलग अलग इलेक्ट्रीशियंस, फिटर, प्लम्बर, ये सब जो पैलेस्तीन से आकर के, स्पेशली गाजा रीजन से आकर के इजराइल में जो काम करते थे, उनके ऊपर बैन लगा दिया। बट अब इजराइल को तो वर्कर्स चाहिए ही इस लेवल के, तो इजराइल ने फिर भारत से कई सारे वर्कर्स को बुलाया। एंड फर्स्ट बैच ऑफ वर्कर्स वेयर सेंट फ्रॉम इंडिया इन अर्ली दिस ईयर। 2024 के जनवरी फरवरी महीने में फर्स्ट बैच ऑफ वर्कर्स वेयर सेंट फ्रॉम इंडिया टू इजराइल इन ऑर्डर टू प्लग द गैप ऑफ basic workers in Israel because of ban put by Israel on the Palestinian workers। लेकिन अब हो क्या रहा है कि भारत से जो वर्कर्स गए हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उसने बताया कि भारत से जो वर्कर्स गए हैं उनकी वो एबिलिटी ही नहीं है। दे डो नॉट हैव राइट स्किल टू मैच द एक्सपेक्टेशंस, सो देयर इज ए गैप विथ रिस्पेक्ट टू स्किल, डिमांड सप्लाई गैप। और ये कारण है कि कई सारे वर्कर्स को वापस भारत भेजा गया। मेनी ऑफ देम हैव रिटर्न्ड, जबकि कुछ वहां पे रुके भी हैं, तो दे हैव बीन रीडिप्लॉयड इन अदर सेक्टर्स। कंसीडरिंग कि इजराइल के अच्छे संबंध है भारत के साथ, तो इजराइल उसको मेंटेन करना चाहता है, तो सारे वर्कर्स को वापस भेजने के बजाय कुछ को दूसरे दूसरे सेक्टर में लोअर स्किल्ड एक्टिविटीज में उसने इंगेज कर दिया। बट ये जो डेवलपमेंट हुआ है इजराइल से जो वर्कर्स वापस भेजे गए हैं, इट अगेन हाईलाइट्स अ मेजर कंसर्न विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी
विच इज विथ रिस्पेक्ट टू स्किल डिमांड सप्लाई गैप। भारत के अंदर जो वर्क फोर्स है उसके पास स्किल ही नहीं है कई सारे केसेस पे। तो हम लोग देखिए बार बार कहते तो हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन अगर स्किल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फिर हमें समझ आएगा कि ये अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा अनएम्प्लॉयबिलिटी का प्रॉब्लम है। मेनी यूथ आर नॉट एम्प्लॉयबल एट ऑल, we do not have right skills, and that is why industries are failing to hire us. Industries require people, industries require human resource, but only those human resource who can do the job for them, who can uh, uh, put the right skill at work for them. But when youth are lacking skill, then of course industries are unable to hire them. So एक तरफ इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है, उनको स्किलफुल यूथ नहीं मिल पा रहे, और दूसरे तरफ यूथ को जॉब की रिक्वायरमेंट है बट वो जॉब अटेन नहीं कर पा रहे डिस्पाइट अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब बिकॉज ऑफ स्किल बेस्ड डिमांड सप्लाई गैप। तो स्किल बेस्ड डिमांड सप्लाई गैप है भारत के अंदर। इसको समझने के लिए दो डेटा आप याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा मेंस आंसर राइटिंग में। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी साल 2018 में, इंडिया स्किल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के हिसाब से ओनली 47% ऑफ द इंडिविजुअल्स ग्रेजुएटिंग इन इंडिया फ्रॉम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर फाउंड टू बी एम्प्लॉयबल। सिर्फ 47% ही एम्प्लॉयबल है, उनको कुछ काम आता है जिनके बेसिस पे नौकरी दी जा सकती है। सो दिस डेटा हाईलाइट्स सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन व्हाट स्किल इज बीइंग इम्पार्टेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड व्हाट इज नीडेड बाय इंडस्ट्रीज, दोनों में बड़ा गैप है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया एट 75। जब भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे तब तक हमारी क्या क्या गोल होने चाहिए, क्या क्या लक्ष्य होना चाहिए। उस रिपोर्ट में नीति आयोग ने कई सारी बातें की थी इंडियन इकोनॉमी से संबंधित। उसमें से एक इंपॉर्टेंट बात उसने कही थी स्किल ट्रेनिंग को लेकर के। नीति आयोग ने कहा था कि ओनली 5.4% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स हैव अंडरगॉन फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग। मतलब जो हमारे आसपास में इलेक्ट्रीशियंस दिखते हैं, प्लम्बर दिखते हैं, फिटर दिखते हैं, उसमें से सिर्फ 5.4% ने ही फॉर्मल ट्रेनिंग ली है उस काम को करने के लिए, बाकी सब ऐसे ही भगवान भरोसे कर रहे हैं। सो दैट अगेन हाईलाइट्स द लेसर लेवल ऑफ स्किल इन आवर कंट्री। फॉर्मल ट्रेनिंग ही नहीं हुई है तो स्किल तो कम ही रहेगा। सो ये जो पूरा सिचुएशन है इसको एक वर्ड में आप हाईलाइट कर सकते हैं। द वर्ड इज नोन बाय द नेम इंडस्ट्री एकेडमिया मिसमैच। एक आइडिया में आप उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये आइडिया आप याद कर लें तो आंसर राइटिंग में मदद मिलेगी। इंडस्ट्री एकेडमिया मिसमैच। एकेडमिया मतलब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं स्किल, एंड इंडस्ट्रीज की जो स्किल रिक्वायरमेंट है उसमें काफी ज्यादा गैप है, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। The rising unemployment is because of lower skill, and that means rather than calling it the problem of unemployment, we should be calling it the problem of unemployability. ये दो डेटा याद रखेंगे तो आंसर राइटिंग में मदद मिलेगी। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से रिलेटेड, वो आंसर उसका 2 और 3 होगा। क्रोनिक डिजीजेज एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के कारण नहीं होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से संबंधित दोनों स्टेटमेंट सही थे। अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट डज नॉट वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। चौथा तो गलत है ही, इट विल सोलली फोकस ऑन मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। इस बेसिस पे गलत हो गया तो करेक्ट आंसर वुड बी 1 और 3। I4C से संबंधित करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।